हाय एवरीवन, माय नेम इज अंशुल गुप्ता। आई एम अ क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 12th बिजनेस स्टडीज़ का एक नया चैप्टर जिसका नाम है बिजनेस एनवायरनमेंट। इस वीडियो में हम करने क्या वाले हैं वो मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ। इस वीडियो में हम इस चैप्टर को एनसीईआरटी से उठाकर चलेंगे। एनसीईआरटी को बेस बनाकर हम इस पूरे चैप्टर की एक क्विक रिविजन करेंगे जिसमें कि ये पूरा चैप्टर आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब एनसीईआरटी में होता क्या है, एक तो हेडिंग्स होती हैं, वो हेडिंग्स तो आपको याद करनी ही है अपने एग्जाम के लिए, उसमें कोई डाउट नहीं है। बट उन हेडिंग्स के नीचे जो भी चीज़ें लिखी होती हैं वो सारी चीज़ें उतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और ना ही आप वो सारा टेक्स्ट याद कर सकते हो, ये पॉसिबल भी नहीं है और एग्जामिनर आपसे ये एक्सपेक्ट भी नहीं करता। तो करना क्या है हमें इसके अंदर, उस टेक्स्ट के अंदर जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कुछ ऐसे कीवर्ड्स होते हैं, कुछ ऐसी लाइंस होती हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। तो इस वीडियो में मैं उन कीवर्ड्स को हाईलाइट करके, उन लाइंस को मार्क करके, उनके आसपास ही आपको चीज़ें एक्सप्लेन करूंगा, उनके अराउंड ही, ताकि आपको सिर्फ वो कीवर्ड याद है तो आप वो कीवर्ड लिखकर आप अपना आंसर वहां पर फ्रेम कर पाओगे बहुत अच्छे से और आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। ऑलराइट, सो लेट अस स्टार्ट विद दिस टॉपिक। ओके, बिजनेस एनवायरनमेंट। अब जैसे कि हम ये देख रहे हैं, इसके अंदर ये सब इंट्रोडक्शन वाला पार्ट था, इस पे आपको उतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है। सीधा हम आते हैं मीनिंग ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट के ऊपर। ओके, ऑलराइट। बिजनेस एनवायरनमेंट इस शब्द का मतलब क्या होता है? द सम टोटल ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स, इंस्टीट्यूशंस एंड अदर फोर्सेस which are outside the control of a business enterprise but that may affect its performance। देखो, एक बिजनेस के बाहर, एक बिजनेस के आउटसाइड जो भी इंडिविजुअल्स हैं, जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं या और जो भी फोर्सेस हैं जिसका बिजनेस के ऊपर जिनके ऊपर बिजनेस का कोई कंट्रोल नहीं है, ठीक है, बट वो बिजनेस की परफॉर्मेंस को अफेक्ट करते हैं, उन सब चीजों को हम कलेक्टिवली बोलते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट। द सम टोटल ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स, इंस्टीट्यूशंस एंड अदर फोर्सेस दैट आर आउटसाइड द कंट्रोल बट दैट मे अफेक्ट्स इट परफॉर्मेंस, that is called business environment। All right, thus the economic, social, political and other forces are a part of business environment। जो बिजनेस के आसपास जो इकोनॉमिक, सोशल और पॉलिटिकल फोर्सेस हैं वो बिजनेस एनवायरनमेंट का ही एक पार्ट है। ओके, ऑलराइट। फॉर एग्जांपल, चेंजेस इन गवर्नमेंट्स इकोनॉमिक पॉलिसीज, रैपिड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी, change in fashions and taste of the consumers and increased competition in the market। इन सब चीजों का बिजनेस के ऊपर असर पड़ता है। जैसे कि सपोज गवर्नमेंट, पॉलिटिकली आज जो गवर्नमेंट है, सपोज अगली बार वो गवर्नमेंट चेंज हो जाती है, तो वो गवर्नमेंट चेंज होने के बाद क्या पॉलिसीज लेकर आती है, वो उस बिजनेस के लिए फायदेमंद है या नहीं, ये भी एक बिजनेस एनवायरनमेंट का पार्ट है। सपोज फैशन ट्रेंड चेंज हो रहा है, कंज्यूमर की प्रेफरेंसेज और टेस्ट चेंज हो रहे हैं, तो इसका भी आपके बिजनेस के ऊपर सीधा इंपैक्ट पड़ेगा। तो दिस ऑल्सो कॉन्स्टिट्यूट्स बिजनेस एनवायरनमेंट। ओके, ऑलराइट। और क्या चीजें हैं, जैसे इंक्रीज इन टैक्सेस, टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट्स, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी, ये सब चीजें बिजनेस एनवायरनमेंट का ही पार्ट है बिकॉज इनका आपके बिजनेस के ऊपर बड़ा गहरा असर पड़ता है। ऑलराइट, अब बिजनेस एनवायरनमेंट के कुछ फीचर्स हम लोग देख लेते हैं। फर्स्ट वन इज टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। जो भी एक्सटर्नल फोर्सेस हैं उन सभी फोर्सेस का सम टोटल, उसे हम बोलते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट। ठीक है, कोई बहुत लंबी चौड़ी कहानी नहीं है इसके अंदर। स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस, देखो कुछ चीजें तो होती हैं स्पेसिफिक और कुछ चीजें होती हैं जनरल जो सब बिजनेस के ऊपर अप्लाई होती हैं, और कुछ होंगी स्पेसिफिक जो केवल आपके ऊपर अप्लाई होगी। जैसे कि सपोज आपके जो इन्वेस्टर्स हैं, कस्टमर्स हैं, कॉम्पिटिटर्स हैं, वो कुछ अगर नया कर रहे हैं तो वो सिर्फ आपके ऊपर अप्लाई होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, ब्रिटानिया कंपनी है, ठीक है, बिस्किट्स बनाती है। इसी के कंपैरिजन में दूसरी कंपनी है पार्ले, पार्ले के भी बिस्किट्स आते हैं। अब पार्ले कंपनी कुछ अगर नए डिस्काउंट्स या नए ऑफर्स या नए प्रोडक्ट्स ले आए मार्केट में, तो ब्रिटानिया को भी उसको मैच करने के लिए कुछ डिस्काउंट, ऑफर या कुछ नए प्रोडक्ट लेके आने पड़ेंगे। तो इस तरह की चीज का ये एक स्पेसिफिक फोर्स हो गई, बिजनेस के ऊपर इसका डायरेक्ट इंपैक्ट है। दूसरी होगी जनरल फोर्स। जनरल मतलब कि सपोज गवर्नमेंट ने बिस्किट्स के ऊपर टैक्स बढ़ा दिया, गवर्नमेंट ने बिस्किट्स के ऊपर टैक्स बढ़ा दिया, तो ये आपकी जनरल फोर्स है बिकॉज इसका असर ब्रिटानिया पे भी पड़ेगा और पार्ले पे भी पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज इंटर रिलेटेडनेस। देखो चीजें जो है ना, बहुत सारी चीजें जो बिजनेस की होती हैं वो आपस में रिलेटेड होती हैं। फॉर एग्जाम्पल
increased awareness for health. This has increased the demand for many health products. आज की डेट में लोग काफी अवेयर हैं कि उन्हें अपने हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए, तो इस अवेयरनेस से हुआ क्या, वो लोग ज्यादा हेल्दी चीजें खरीदने लग गए, ज्यादा हेल्दी प्रोडक्ट खरीदने लग गए, तो चीजें आपस में इंटर रिलेटेड है. ओके. डायनामिक नेचर. बिजनेस एनवायरनमेंट हमेशा दिस इज एन एवर चेंजिंग थिंग, और हमेशा इसके अंदर चेंजेस होते रहते हैं. दिस इज डायनामिक इन नेचर. तो ये चीज यहां पर लिखी हुई है. नेक्स्ट इज अनसर्टेनिटी. बिजनेस एनवायरनमेंट को प्रेडिक्ट करना काफी अनसर्टन है. आप कैसे प्रेडिक्ट कर लोगे कि गवर्नमेंट इस प्रोडक्ट पे टैक्सेस बढ़ाएगी या फिर घटाएगी, या कैसे आप चीजों को लेके चलोगे, ये हिसाब लगाना ये बड़ा ही मुश्किल काम है. नेक्स्ट इज कॉम्प्लेक्सिटी. इतनी सारी चीजें होती है बिजनेस एनवायरनमेंट में जो आपस में इंटर रिलेटेड हैं, तो बड़ा ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस हो जाता है इसे समझना, इसे एनालाइज करना और आगे अपने कदम उठाना. ओके. रिलेटिविटी. इट डिफर्स फ्रॉम कंट्री टू कंट्री एंड इवन रीजन टू रीजन. हो सकता है चाइना के अंदर जो पॉलिटिकल सिनेरियो है, पॉलिटिकल फैक्टर्स हैं, वो अलग हों, इंडिया के अंदर वही चीजें अलग हों. तो ये डिफर करता है फ्रॉम कंट्री टू कंट्री एंड इवन विद इन अ कंट्री, रीजन टू रीजन. हो सकता है नॉर्थ इंडिया में कुछ अलग पॉलिसीज चल रही हो गवर्नमेंट की, साउथ इंडिया में स्टेट गवर्नमेंट की कुछ अलग पॉलिसीज चल रही हो. सो दिस डिफर्स, तो इसे बोलते हैं रिलेटिविटी. ओके. आई होप यहां तक की चीजें आपको क्लियर होंगी. नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट. देखो ये सब कुछ है, ये आपको बहुत ज्यादा कुछ देखने की जरूरत नहीं है, ये वाला पार्ट. अब आगे आपने सीधा क्या देखना है, सीधा इस पे आ जाओ, इसके पॉइंट्स पे. सीधा अपने आंसर में क्या लिखना है, बिजनेस एनवायरनमेंट हैज ह्यूज इंपॉर्टेंस इन टुडेज टाइम, और सीधा ये अपना पॉइंट्स लिखना शुरू कर दो. ज्यादा कुछ आपने इंट्रो में नहीं लिखना है. इट एनेबल्स द फर्म टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज एंड गेटिंग द फर्स्ट मूवर एडवांटेज. देखो इसमें दो चीजें लिखी हैं. पहली बात, आइडेंटिफाई द अपॉर्चुनिटीज. आपको जो भी अपॉर्चुनिटीज हैं वो आइडेंटिफाई करके उन्हें ग्रैब करना है ताकि आप उससे फायदा कर सको. नेक्स्ट इज द फर्स्ट मूवर एडवांटेज. फर्स्ट मूवर एडवांटेज क्या होता है, जैसे कि सपोज आजकल इलेक्ट्रिक कार्स का बड़ा ट्रेंड है, तो जो कंपनी टाटा ने सबसे पहले निकाल दी अपनी टाटा नेक्सॉन और एक दो गाड़ियां और निकाल दी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल में टाटा ने निकाल दी है, तो उनकी सेल बहुत ज्यादा है. तो टाटा को एक तरह से फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिल गया इलेक्ट्रिक कार्स में. ओके. तो इस तरह की अगर आप चीजें करते हो, तो अगर आप कोई चीज सबसे पहले करते हो तो एडवांटेज मिल जाता है आपको उस चीजों में. ठीक है. ओके. फॉर एग्जाम्पल, मारुति सुजुकी बिकेम द लीडर इन द स्मॉल कार मार्केट बिकॉज इट वॉज द फर्स्ट टू रिकॉग्नाइज कि स्मॉल कार्स जो हैं वो इंडिया के अंदर मिडिल क्लास लोग बहुत ज्यादा हैं, तो छोटी गाड़ियां ज्यादा चलेंगी. उसने ये बात पहचानी और अब वो मार्केट लीडर है उस सेगमेंट में. नेक्स्ट इज इट हेल्प्स द फर्म टू आइडेंटिफाई थ्रेट्स एंड अर्ली वार्निंग सिग्नल्स. देखो फॉर एग्जाम्पल, कोई इंडियन फर्म है, उसको पता चलता है कि कोई फॉरेन मल्टीनेशनल कंपनी है जो कि इंडियन मार्केट को एंटर कर रही है और वो बड़े सस्ते रेट पे माल बेचेगी या वो ये वाली टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करेगी. तो आपको एक तरह से एक अर्ली वार्निंग सिग्नल मिल गया कि भैया ये एक थ्रेट हो सकता है मेरे बिजनेस के लिए, तो मुझे भी अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा, अपडेट करना पड़ेगा, तभी जाके मैं मार्केट में टिक पाऊंगा. थर्ड, इट हेल्प्स इन टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेस. देखो बहुत सारी रिसोर्सेज होती हैं जिसकी एक बिजनेस को जरूरत होती है. फाइनेंस, मशीन्स, रॉ मटेरियल्स, लेबर, इन सभी चीजों की किसी भी बिजनेस को जरूरत होती है. तो इन रिसोर्सेज को टैप करने के लिए, इन्हें इस्तेमाल करने के लिए भी बिजनेस एनवायरनमेंट हमारी बहुत मदद करती है. ऑलराइट. It helps in fourth point is it helps in coping with rapid changes. Business environment is rapidly changing and if we are able to analyze this, तो वो हमें चेंजेस को के साथ आगे बढ़ने में, उनके साथ साथ चलने में मदद करती है. ठीक है. All right. Next point, fifth point is it helps in assisting in planning and policy formation. देखो आप अगर बिजनेस एनवायरनमेंट को सही से समझते हो, उसका सही से एनालिसिस करते हो, तो फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन आप प्लान कर पाओगे. देखो फ्यूचर को प्रेडिक्ट तो कोई नहीं कर सकता कि कल को क्या होगा, बट उसके हिसाब से हम प्लानिंग कर सकते हैं कि ऐसा होगा तो मैं ऐसे कर लूंगा और अगर ऐसा हुआ तो मैं ऐसे कर लूंगा. प्लान तो आप बना ही सकते हो ना, ये बात है. सिक्स्थ पॉइंट इज इट हेल्प्स इन इंप्रूविंग परफॉर्मेंस. देखो बिजनेस एनवायरनमेंट को अगर आप बहुत अच्छे से समझते हो और उसका पूरा अच्छे से आप
एनालिसिस करते हो तो आपके बिजनेस की परफॉर्मेंस इंप्रूव हो सकती है, क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि कस्टमर्स क्या खरीद रहे हैं, क्या उनकी प्रेफरेंसेस हैं, क्या माल बनाना है, कैसे बेचना है, तो उसके आपके बिजनेस की परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाएगी। नेक्स्ट इज द डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। भी क्या क्या दायरे हैं बिजनेस एनवायरनमेंट के, वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। एक तरह से इकोनॉमिक फैक्टर्स को ग्रुप कर दिया इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में, सोशल फैक्टर्स को सोशल एनवायरनमेंट में, पॉलिटिकल फैक्टर्स को पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में, ऐसे हमने ग्रुपिंग कर दी ताकि सेम चीजें एक जगह पर आ जाएं। ठीक है, अब पहले बात करते हैं इकोनॉमिक एनवायरनमेंट की। इसके अंदर क्या आएगा, इंटरेस्ट रेट्स, जैसे ब्याज दरें जो होती हैं। आपने देखा होगा कोरोना टाइम पे इकोनॉमी को पुश करने के लिए गवर्नमेंट ने रेपो रेट्स बहुत कम कर दिए थे, लोएस्ट। किस लिए, ताकि लोग ज्यादा लोन लेंगे, उनके हाथ में पैसा आएगा, हाथ में पैसा आएगा तो उस पैसे को खर्च करेंगे तो चीजें खरीदेंगे, तब उससे फैक्ट्रियां चलेंगी, उससे इकोनॉमी ग्रो करेगी। ठीक है, तो इंटरेस्ट रेट्स का बहुत ही मेजर इंपैक्ट रहता है। इंटरेस्ट रेट्स जितना कम होंगे उतना लोगों के हाथ में पैसा होगा, उतने ही लोग माल खरीदेंगे मार्केट जाके। ओके, नेक्स्ट इज इन्फ्लेशन रेट्स। देखो महंगाई कितनी से बड़ा फर्क पड़ता है। इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा अगर हो जाएगी तो फिर लोग शायद उतने चीजें ना खरीदें, और अगर इन्फ्लेशन एक स्टेबल रेट पे चल रही है तो लोग ये चीजें खरीदेंगे। नेक्स्ट इज योर स्टॉक मार्केट इंडिसेस एंड द वैल्यू ऑफ रुपी। देखो रुपी की वैल्यू ओवरऑल क्या चल रही है वर्ल्ड में एज अगेंस्ट डॉलर एंड अदर करेंसीज, प्लस स्टॉक मार्केट की क्या कंडीशंस हैं, ये भी अफेक्ट करती हैं बिजनेस को। ओके, ऑल राइट। हाई इन्फ्लेशन रेट्स generally result in constraints of the business as they increase the various cost। भाई इन्फ्लेशन ज्यादा होगी तो उतना माल नहीं बिकेगा फिर, तो एक तरह से आपका बिजनेस शायद उतना अच्छा ना चले। इसमें हमने क्या पढ़ लिया, 1 2 3 4 5, टोटल 5 आएंगे। ठीक है, हमने इकोनॉमिक पढ़ लिया, अब हम पढ़ रहे हैं सोशल। 1 सेकेंड, सोशल एनवायरनमेंट में यस ये रहा सोशल। सोशल एनवायरनमेंट ऑफ बिजनेस इंक्लूड्स सोशल फोर्सेस लाइक कस्टम्स, ट्रेडिशंस, वैल्यूज एटसेट्रा। ठीक है, अब ये इसके अंदर क्या क्या चीजें आएंगी वो हम देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ये फेस्टिवल्स हैं, दिवाली, ईद, क्रिसमस, गुरु पर्व, ये सब सोशल फेस्टिवल्स हैं सबके, और इसके अंदर आपको अपॉर्चुनिटीज मिल जाती है किसके लिए। सपोज किसी की मिठाई की दुकान है तो दिवाली पे कितनी मिठाई बिकती है, आप लोग खुद सोचो। मिठाई भी बहुत बिकती है, कन्फेक्शनरी की आइटम्स बहुत बिकती हैं, टेलर का काम इस टाइम बहुत ज़्यादा चलता है बिकॉज लोग नए कपड़े बनवाते हैं, शॉपिंग करते हैं, तो ये सब चीज़ें एक तरह से इनके लिए फ़ायदेमंद है। तो ये एक तरह से आपका सोशल एनवायरनमेंट में ये वाली चीज़ें आ गई। ओके, नेक्स्ट इज योर टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। इसके अंदर क्या आएगा, फॉर एग्जाम्पल recent technological advances have modified the ways in which companies advertise। देखो टेक्नोलॉजी इतनी स्पीड से बढ़ रही है कि कंपनीज जिस तरीके से एडवर्टाइज करती थी वो तरीका आज की डेट में बिल्कुल चेंज हो चुका है। कंपनीज आजकल सब कुछ अपनी जो एडवर्टाइजमेंट्स हैं वो सब ऑनलाइन करती हैं, सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे एंड अदर प्लेटफॉर्म्स। ओके, कस्टमर को भी अगर कोई गुड्स या सर्विसेज चाहिए तो वो सीधा ऑनलाइन जाता है, अमेजोन की साइट पे जाएगा, फ्लिपकार्ट पे जाएगा, या अगर कोई उसको फ्लाइट बुक करानी है, कुछ उसको होटल बुक कराना है, तो उसकी कोशिश रहती है कि मैं सब चीजें ऑनलाइन ही कर लूं। ओके, यस। सो नेक्स्ट पॉइंट इज पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। Political environment includes political conditions such as general stability and peace in the country। ऑल राइट, भाई कंट्री के अंदर जनरल स्टेबिलिटी क्या है पॉलिटिक्स को लेकर। भाई क्या कोई ऐसी पार्टी है जिसकी पूरी मेजॉरिटी है गवर्नमेंट के अंदर, या कोई ऐसी सरकार बनी है जिसमें कि 2 सरकार मिलकर सरकार बनी हुई है, तो उसमें स्टेबिलिटी उतनी नहीं रहती। ठीक है, तो क्या पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है कंट्री के अंदर, क्या पीस है, वो चीज़ें भी हमें यहाँ पर देखनी पड़ती हैं पॉलिटिकल इन्वायरमेंट के अंदर। ऑल राइट, नेक्स्ट इज लीगल इन्वायरमेंट। Legal environment includes legislations passed by the government, court judgments, etc। इन चीज़ों का भी हमारे बिजनेस के ऊपर बहुत इम्पैक्ट पड़ता है।
सपोज मेरा कोई बिजनेस है कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड और कोर्ट ने कोई जजमेंट पास कर दी है कि बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होने के कारण अभी कंस्ट्रक्शन के ऊपर 2 महीने बैन रहेगा, तो उससे मेरे बिजनेस को सीधा इम्पैक्ट पड़ेगा। तो वो चीज़ें भी मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालती हैं। ऑल राइट, ओके। अब जैसे कि यहाँ पे टेक्नोलॉजी के लिए दिखा रखा है IRCTC, इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इसमें सब कुछ आजकल टिकट्स ऑनलाइन बुक होती हैं। तो एक तरह से बस ये दिखा रखा है कि सब चीज़ें टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के बेस पे ये चीज़ें ऑनलाइन हो रही हैं आज की डेट में। ओके, ऑल राइट। फॉर एग्जाम्पल, एडवर्टीजमेंट ऑफ अल्कोहलिक बेवरेजेस इज प्रोहिबिटेड। ये किसका एक्सटेंशन हम लोग पढ़ रहे हैं? लीगल एनवायरनमेंट में, ठीक है। लॉ जो भी बनता है कंट्री के अंदर, अब इंडिया के अंदर लॉ के हिसाब से आप जो है अल्कोहलिक बेवरेजेस का, यानी कि जो शराब होती है, उसका आप एडवर्टीजमेंट टीवी पे या कहीं भी नहीं दे सकते, ठीक है। आपको सिगरेट के ऊपर लिखना पड़ता है सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। ऑल राइट, ये सब चीजें हो गई हमारी इस एनवायरनमेंट के बारे में। लीगल। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इन इंडिया, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इन इंडिया, इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। दिस कंसिस्ट ऑफ वेरियस मैक्रो लेवल फैक्टर्स, जैसे कि स्टेज ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, कंट्री इकोनॉमिक डेवलपमेंट की कौन सी स्टेज में है, कौन सा इकोनॉमिक स्ट्रक्चर आप फॉलो कर रहे हो, मिक्स इकोनॉमी है या फिर कौन सा वो है जो आप फॉलो कर रहे हैं, आपकी इकोनॉमिक पॉलिसीज जो है गवर्नमेंट की वो कैसी हैं, क्या वो इंडस्ट्री को प्रमोट कर रही हैं, क्या वो इंटरेस्ट रेट कम कर रही हैं, क्या पॉलिसीज हैं, ये आपको देखना है। इकोनॉमिक प्लानिंग, 5 ईयर प्लान्स एंड बजट्स, ये सब चीज़ें आपको चेक करनी होती हैं। नेशनल इनकम, पर कैपिटा इनकम, ये कंट्री में किस लेवल पे हैं, ग्रो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, स्टेबल हैं, ये चीज़ें। इंफ्रास्ट्रक्चरल फैक्टर्स सच एज, आपके इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या मतलब होता है कि आपकी कंट्री के अंदर बैंक्स की आपकी क्या पोजीशन है, इलेक्ट्रिसिटी की क्या पोजीशन है, ट्रांसपोर्टेशन के क्या मोड्स अवेलेबल हैं, ये सब चीज़ें यहाँ पर हम लोग देख के चलते हैं, ठीक है। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट ऑफ बिजनेस इन इंडिया हैज़ बीन स्टेडली चेंजिंग ड्यू टू द गवर्नमेंट पॉलिसीज। गवर्नमेंट पॉलिसीज की वजह से जो भी इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है वो रैपिडली चेंज हो रही है, ठीक है। इंडिपेंडेंस के टाइम पे क्या था, मेनली सब चीज़ें एग्रीकल्चरल थी, 70% से ज़्यादा लोग एग्रीकल्चर में ही एम्प्लॉयड थे, 85% से ज़्यादा पॉपुलेशन गाँव में रहती थी, प्रोडक्टिविटी बहुत कम थी, और जो कम्युनिकेबल डिजीजेस हैं जो फैल जाते हैं, ठीक है, वो वाइड स्प्रेड था, ठीक है। जो डिजीजेस फैल जाते हैं उन्हें बोलते हैं कम्युनिकेबल डिजीजेस, और उनका जो था वो बहुत ज़्यादा थे इंडिया के अंदर। मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिया डेवलपमेंट प्लान, इंडिया के ने जो भी डेवलपमेंट के प्लान बनाए उनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? एक तो सीधी सी बात है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग रेज होना चाहिए, और अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी, ये 2 चीज़ें रिड्यूस होनी चाहिए। इंडिया एक सेल्फ रिलायंट, आत्मनिर्भर, जैसे मोदी जी बोलते हैं ना आप आत्मनिर्भर बनो, तो सेल्फ रिलायंट हम लोग बने। हमारा एक स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल बेस होना चाहिए, जो भी इनइक्वालिटीज हैं इनकम की और वेल्थ की वो रिड्यूस हों। एक सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट हम लोग अडॉप्ट करना चाह रहे थे, जिसमें कि एक इंसान की दूसरे इंसान के द्वारा एक्सप्लॉयटेशन ना हो, कोई इंसान दूसरे इंसान का फायदा ना उठाए किसी बात के लिए, ओके। गवर्नमेंट ने इसके लिए एक लीड रोल दिया पब्लिक सेक्टर को इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्रीज के लिए। आई रिपीट, गवर्नमेंट ने पब्लिक सेक्टर को एक लीड रोल दिया इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज के लिए, और प्राइवेट सेक्टर को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी कि भैया तुम बनाओ कंज्यूमर गुड्स, ठीक है, जो कंज्यूमर यूज करता है, साबुन, तेल, सर्फ, इस तरह की चीजें, कंज्यूमर गुड्स के लिए तुम लोग अपना वो बना सकते हो। रिफॉर्म्स का एक पार्ट था न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी विच वॉज रिलीज इन 1991। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉलिसी थी ये। इसी पॉलिसी के अंदर आपका लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, ये 3 बड़े स्टेप्स उठाए गए थे। इनको हम अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे अभी बस थोड़ी देर में। ब्रॉड फीचर्स ऑफ दिस न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी, क्या थे फीचर्स? गवर्नमेंट ने रिड्यूस कर दिया नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज जो कंपल्सरी लाइसेंसिंग की थी, उनको 6 पे ले आए। कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी थी जिसमें सरकार ने बोला कि भैया हम लाइसेंस देंगे तभी सेटअप करनी है ये, वरना नहीं करनी, तो वो पहले बहुत ज्यादा थी, तो अब उसको 6 पे ले आए, ठीक है। मेनी ऑफ द इंडस्ट्रीज रिजर्व्ड फॉर द पब्लिक सेक्टर वर डी रिजर्व्ड। बहुत सारी इंडस्ट्रीज रिजर्व कर रखी थी कि भैया ये तो पब्लिक सेक्टर ही काम करेगा इसमें, तो उसको बहुत कम कर दिया, और केवल 4 हमने रखी इंडस्ट्रीज जो पब्लिक सेक्टर के लिए रखी।
बाकी सब में बोल दिया भैया प्राइवेट सेक्टर को आना तो आ सकते हो। डिसइन्वेस्टमेंट हमने करा पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस का। ये क्या होता है? जैसे कि गवर्नमेंट की एक कंपनी है सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है। अब इस कंपनी का सपोज 100% स्टेक गवर्नमेंट के पास है। अब गवर्नमेंट कह दे कि जी मैं इसका 5% या 7% स्टेक बेच रही हूं, ठीक है। तो उस केस में इसे बोलते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। जो गवर्नमेंट ने इन्वेस्टमेंट कर रखी है सेल के अंदर, उसका कुछ हिस्सा अगर गवर्नमेंट बेच दे तो उसको बोलते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। इसके बारे में आगे और बहुत डिटेल में हम लोग पढ़ने वाले हैं, अभी के लिए इतना ही समझ लो। पॉलिसी टुवर्ड्स फॉरेन कैपिटल वाज लिबरलाइज्ड। देखो फॉरेन कैपिटल वो होती है जो इंडिया से बाहर के लोग इंडिया में पंप इन करते हैं, इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं। तो बहुत सारी एक्टिविटीज में सरकार ने कह दिया कि भैया 100% भी ले आओ तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि सपोज फॉरेन गवर्नमेंट, कोई भी फॉरेन देश इंडिया में अपना बैंक सेटअप करना चाह रहा है, तो पहले गवर्नमेंट को डर लगता था कि कभी बैंक सेटअप करके ये हम लोगों को कुछ नुकसान ना पहुंचा दें। अब गवर्नमेंट ने कह दिया भैया 100% आप फॉरेन इन्वेस्टमेंट ला सकते हो, और उसके लिए सेक्टर्स बता दिए कि चलो इन सेक्टर्स में आप ला सकते हो। फुल फ्लेज आपकी होगी कंपनी, वो आप आओ, पैसा लगाओ, पैसे कमाओ, आपकी इच्छा, मतलब आप पूरा पैसा बाहर का ला सकते हो। हाँ, उस हिसाब से गवर्नमेंट ने अपनी सेफ्टी के लिए लॉज बना दिए, बट परमिट कर दी थी 100% FDI। ऑटोमेटिक परमिशन वॉज नाउ ग्रांटेड फॉर टेक्नोलॉजिकल अग्रीमेंट्स विद फॉरेन कंपनीज। अगर मेरी एक कंपनी है, मैं सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ, और मैं किसी फॉरेन की, सपोज यूके की कंपनी के साथ मैं कोई अलायंस करना चाहता हूँ, टेक्नोलॉजिकल अग्रीमेंट करना चाहता हूँ, तो अब मुझे ऑटोमेटिक परमिशन मिल जाती थी, कोई दिक्कत नहीं होती। FIPB, फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड वॉज सेटअप टू प्रमोट एंड चैनलाइज फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। सरकार ने तो अलग एक बोर्ड इस्टेब्लिश कर दिया FIPB के नाम से, ताकि वो इंडिया के अंदर फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स को चैनलाइज करें। नेक्स्ट इज, हम अब पढ़ रहे हैं लिबरलाइजेशन क्या होता है। जो भी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए, दे वर एम्ड एट लिबरलाइजिंग द इंडियन बिजनेस। इंडियन बिजनेस को थोड़ा लिबरल करने के उद्देश्य से वो लेके आए थे। इसमें इसका मतलब क्या है? अबॉलिशिंग ऑफ लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट। लाइसेंस लेना अब जरूरी नहीं था मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज, नॉट ऑल बट मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज के लिए। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी ऑन एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज। बिजनेस एक्टिविटीज आप एक्सपैंड कर रहे हो या फिर कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है उसके लिए। मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर जो रिस्ट्रिक्शन थी सब हटा दी गई थी। प्राइस फिक्स करने के लिए फ्रीडम दे दी सरकार ने, नॉट ऑल गुड्स एंड सर्विसेज बट मेजॉरिटी गुड्स एंड सर्विसेज के लिए सरकार ने बोल दिया कि भैया प्राइस तुम अपने हिसाब से फिक्स कर सकते हो। रिडक्शन इन टैक्स रेट्स, सरकार ने टैक्स रेट कम किए। इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने के जो प्रोसेस थे वो सिंप्लीफाई कर दिए, और ऐसा सिस्टम डेवलप किया जिससे फॉरेन कैपिटल और टेक्नोलॉजी अट्रैक्ट हो। प्राइवेटाइजेशन का क्या मतलब है? सिंपली प्राइवेट सेक्टर का रोल बढ़ाना है आपने नेशन बिल्डिंग प्रोसेस के अंदर। ये मैंने यहां अंडरलाइन किया हुआ है। ग्रेटर रोल टू द प्राइवेट सेक्टर इन द नेशन बिल्डिंग प्रोसेस एंड द रिड्यूस्ड रोल ऑफ द पब्लिक सेक्टर। ये लिख देना, खुश हो जाएगी टीचर भी, ठीक है। प्लान्ड डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ द पब्लिक सेक्टर। ऐसा नहीं है कि मतलब मेरा 100% स्टेक है गवर्नमेंट का किसी कंपनी में और वो सारा बेच देगी आज, ऐसे नहीं करना। प्लान तरीके से, सपोज अभी 5% बेच दिया, 2-4 साल बाद फिर 5-7% बेच दिया, तरीके से एकदम प्लानिंग करके। ओके, डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है? वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रांसफर इन द पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस टू द प्राइवेट सेक्टर। ओके, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को हम ट्रांसफर कर रहे हैं प्राइवेट सेक्टर में। इट रिजल्ट्स इन डाइल्यूशन ऑफ स्टेक ऑफ द गवर्नमेंट इन द पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। गवर्नमेंट का जो स्टेक है 100% या 80% या 90%, उसको डाइल्यूट करके थोड़ा कम ले आए। ओके, इफ द डाइल्यूशन इज बियॉन्ड 51%, अगर ये डाइल्यूशन 51% से भी ज्यादा है, देन इट वुड रिजल्ट इन द ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट टू द प्राइवेट सेक्टर। भाई सरकार 10, 20, 30%, 40% करे, कोई दिक्कत नहीं है, बट डाइल्यूट करने के बाद मेजॉरिटी स्टेक उसमें गवर्नमेंट का रहना चाहिए। अगर डाइल्यूट करने के बाद मेजॉरिटी स्टेक प्राइवेट सेक्टर के पास आ गया तो एक तरह से उसकी ओनरशिप ही ट्रांसफर हो जाएगी। दिस वुड मीन द ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, ठीक है, सीधा सीधा। तो ये बात है, अगर आप डिसइन्वेस्टमेंट बोल रहे हो तो डिसइन्वेस्टमेंट को उसके हिसाब से करो, ओनरशिप ट्रांसफर मत करो। नेक्स्ट इज ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ वेरियस इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड इन ऑर्डर टू अचीव अ ग्लोबल इकोनॉमी।
भाई देश पूरी दुनिया की अलग अलग इकोनॉमीज को इंटीग्रेट करना है, मिलाना है, ताकि आप एक बड़ी इकोनॉमी को बना पाओ। इंक्रीज लेवल ऑफ इंटरेक्शन अमंग वेरियस नेशंस, ठीक है, नेशंस के बीच में इंटरेक्शन ज्यादा होना चाहिए। ऑलराइट, डीमोनेटाइजेशन सबको पता है, नोटबंदी 2016 में हुई थी। इसके अंदर गवर्नमेंट ने 500 और 1000 के नोट डीमोनेटाइज कर दिए थे कि भैया इनका अब कोई रोल नहीं रहेगा, एंड ये सिर्फ एक कागज के टुकड़े हैं। आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप इन्हें बैंक में जमा कराओ या फिर आप इसे कन्वर्ट करा लो कैश में, नए 2000 के नोट मिल जाएंगे आपको, बट उसके ऊपर भी लिमिट थी कि एक इंसान को इतने रुपए मिल सकते हैं, ऐसी कुछ लिमिट्स थी। ऑलराइट, एम क्या था इसका, ताकि करप्शन खत्म हो और ब्लैक मनी वो कम हो। ओके, फीचर्स क्या है इसके, ये एक तरह से टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन मेजर था, जिसमें कि आपको कैश डिपॉजिट करना था या तो बैंक्स में या फिर आप उसे एक्सचेंज कराओ। गवर्नमेंट ने ये करके ये दिखा दिया कि भैया टैक्स इवेजन को हम और ज्यादा बर्दाश्त नहीं करेंगे। इससे हुआ क्या, इससे जो सेविंग्स थी लोगों की वो चैनलाइज हो गई, फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम में आ गई सारी सेविंग्स। एक तरह से अनदर फीचर वाज टू क्रिएट अ लेस कैश और अ कैश लाइट इकोनॉमी। ये एक तरह से इसकी एक इंटेंशन थी कि पेमेंट्स ट्रांजैक्शंस ऑनलाइन हो ज्यादा से ज्यादा और कैश का इस्तेमाल कम हो। ओके, ऑल राइट, अब हम इस पे आते हैं, इंपैक्ट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी चेंजेस ऑन बिजनेस एंड इंडस्ट्री। जो भी गवर्नमेंट ये नई पॉलिसीज ला रही थी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, इनका बिजनेस के ऊपर इंपैक्ट क्या है वो एक बार देख लेते हैं। वन इज इंक्रीजिंग कंपटीशन। देखो ये पॉलिसीज लाके फॉरेन फर्म्स इंडिया में बहुत भर भर के आने लग गई, फॉरेन इन्वेस्टमेंट बहुत आने लग गई। तो इससे क्या हुआ, जो कंपनीज, जो इंडस्ट्रीज पहले से थी इंडिया के अंदर, उनके लिए कंपटीशन बढ़ गया। भाई वो नई टेक्नोलॉजी लेके आ रही हैं, बहुत सारा पैसा डाल रहे हैं काम के अंदर, कंपटीशन बढ़ेगा आपके लिए। एक तो ये फीचर हुआ इसका। मोर डिमांडिंग कस्टमर्स, पहले कस्टमर को सिर्फ इंडियन गुड्स मिलते थे, अब इंडियन गुड्स के साथ साथ उसको फॉरेन गुड्स भी मिलते हैं जो और अच्छी क्वालिटी के हैं, तो कस्टमर की डिमांड्स बढ़ गई। पहले तो जो मिलता था उसमें खुश रहता था वो, अब कहता नहीं मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, ऐसे करके। रैपिडली चेंजिंग टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, जब फॉरेन कंपनीज आई, नई टेक्नोलॉजी लाई, तो ओवरऑल टेक्नोलॉजी जो है अपग्रेड होने लग गई, इंप्रूव होने लग गई। नेसेसिटी फॉर चेंज, एंटरप्राइजेस को समझ में आ गया भैया अपने आप को बदलना पड़ेगा, मॉडिफाई करना पड़ेगा अगर मार्केट में टिके हुए रहना है तो। नीड फॉर डेवलपिंग ह्यूमन रिसोर्स, भी टेक्नोलॉजी ले आए, पैसा डाल दिया धंधे में, सब कुछ कर दिया, नई मशीनें ले आए, अब आते हैं लोगों के ऊपर, जो लोग काम कर रहे हैं आपकी कंपनी में। पहले तो ये था भी जैसे तैसे चल रहा है, मतलब गाड़ी चल रही है, अब चाहिए लोग हायर कॉम्पिटेंस, जिनके पास नॉलेज है, जिनके पास डिग्री है, जो बहुत हार्ड वर्किंग है, जो कमिटमेंट दे सकते हैं, जो नए आइडियाज लेके आ रहे हैं, ऐसे लोग चाहिए आपको। मार्केट ओरिएंटेशन, पहले था कि भैया माल बना लो बाद में बेच लेंगे, जो बनाना है हम अपने हिसाब से बनाएंगे फिर बेचेंगे उसको। अब क्या है, मार्केट को स्टडी करो, एनालाइज करो और फिर ये देखो कि लोगों को कैसा प्रोडक्ट चाहिए और अब उनकी जरूरतें पूरी करो लोगों की। ठीक है, नेक्स्ट इज लॉस ऑफ बजटरी सपोर्ट टू द पब्लिक सेक्टर। पहले क्या थी, सरकार बहुत सपोर्ट करती थी पब्लिक सेक्टर को, बहुत पैसे देती थी, पर अब क्या हो गया, अब क्या हुआ, यहां देखो आप, पब्लिक सेक्टर हैज रियलाइज्ड इन ऑर्डर टू सर्वाइव एंड ग्रो, सर्वाइव करने के लिए और ग्रो करने के लिए दे विल हैव टू बी मोर एफिशिएंट एंड जनरेट ओन रिसोर्सेज। उनको समझ में आ गया भैया अब सरकार से पैसे नहीं मिलेंगे, या तो ज्यादा एफिशिएंसी से काम करो, ढंग से काम करो, नहीं तो फिर छोड़ो, तुम्हारे बस की नहीं तो। ऑन द होल जो भी पॉलिसी चेंजेस आ रहे थे, इसका पूरी इंडस्ट्री पे, इंडियन बिजनेस पे बहुत ज्यादा इसको एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला। ओके, और इंडियन एंटरप्राइजेस ने, इंडिया ने एज अ होल बहुत ग्रो किया इन रिफॉर्म्स की वजह से। विद दिस वी कम एन एंड टू दिस चैप्टर। आई होप आपको बहुत अच्छे से ये पूरी वीडियो समझ में आ गई होगी, एंड पूरा चैप्टर एक एक चीज कवर कर लिया हमने। इस वीडियो को बार बार सुनना है आपने, ताकि चैप्टर आपके दिमाग में घुस जाए, एनसीईआरटी बार बार पढ़ने की जरूरत ना पड़े, सिर्फ हेडिंग्स याद करनी है, वो भी मैं आपको याद करवा दूंगा धीरे धीरे। तो डू रिवाइज दिस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।